तो कहने का मतलब कि हम जब तक एनसीसी में रहे तब तक हमारी कोनिया कभी रिपेयर नहीं हुई। तो जब दुश्मन सामने नजर आता है उस वक्त क्या मन में लगता होगा कि उस वक्त हमारा ऐसा जुनून और जोश होता है, हमें कोई कुछ याद नहीं आता। हमको तो खाली जीतना है, देश के लिए लड़ना है, जान तो हमारी मुट्ठी में होती है। मेरी कभी कई मिसेज से बात होती थी फैमिली से, तो फैमिली बोलती थी आप लोग अपना काम करो, हम लोग बच्चों को संभालने के लिए एकदम मजबूत हैं। मेरे काफ़ी सारे मुस्लिम भाई दोस्त हैं, मैं उनके घर में जाता हूँ, आता हूँ, उनके हर दावत में जाता हूँ, वो मेरे हर दावत में आते हैं। हम परिवार का हिस्सा समझते हैं उनको, तो सब लोगों ने ऐसा समझना चाहिए। सर अभी अगर आपको मौका मिल गया तो? मुझे अभी मौका मिला तो मेरे पास मेरी बंदूक है, पिस्टल है, मैं आज भी एक देश के लिए चले मेरी एक बेडिंग बांध के रखी हुई है, मैं तो उठाऊंगा चल पड़ूंगा। 4 महीने तक कंटिन्यू डिग्री -50 में आप वहाँ पर रहे। तो आपको लगता है ऐसा कि जो कुर्बानी देश के लिए जो जवानों ने दी है इंडियन आर्मी ने, आज उसको याद नहीं रखा जा रहा है? स्वागत आप सभी का एशिया एक्सप्रेस टीवी में। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। बात जब हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, हमारे इंडिया की बात आती है, वहां पर सारी चीजें हमारे सामने आती है, देश की कुर्बानियां सामने आती है। जब जब कोई भी दुश्मन हमारे देश के ऊपर गंदी नजर रखता है या हमारे देश को कहीं ना कहीं तकलीफ देने की कोशिश करता है, हमारे सामने एक ही चीज सामने आती है, वो है इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्मी सरहदों पर अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं। बल्कि हमने देखा कि हजारों के तादाद में देखा हमने कि आज तक जब से देश आज़ाद हुआ, जब जब दुश्मन ने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, एक ढाल बनकर हमारे चीज़ सामने आई, वो है इंडियन आर्मी। और जब इंडियन आर्मी का नाम हमारे सामने आता है तो हमारा सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसी के चलते आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। -50 में, सर्दी का मौसम, -50 में जिन्होंने 4 महीने कारगिल की लड़ाई हो या उसके अलावा दिगर लड़ाइयां हो उसमें हिस्सा लिया, मेरे साथ अशोक हंगे सर मौजूद है। मैं इनसे आज बात करने की कोशिश करूंगा। एशिया एक्सप्रेस टीम को आज इन्होंने जो टाइम दिया, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे एशिया एक्सप्रेस टीवी टीम को टाइम दिया। सर, पता आपके बारे में मैंने किया कि -50 में आपने जॉब किया। सबसे पहले तो मैं आप ये करूंगा कि आप बताइए आपकी शुरुआत कैसी हुई? मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। मेरा गाँव है लातूर डिस्ट्रिक्ट में, आमोदपुर के पास में। तो हम लोग जब आई वॉज इन 4th क्लास 1974 आई थिंक, जब हम लोग 4 क्लास में पढ़ते थे, तो जब हमारे एक कुलकर्णी सर एक टीचर थे, वो बोलते थे यार आप देश के लिए कुछ करो, देश के लिए कुछ करो। हमको ऐसे सिखलाई दी जाती थी, वो शायद वो RSS के थ्रू हो, शाखा हो। तो हम चाह रहे थे 4th क्लास से हम बड़ा होकर कुछ देश के लिए करेंगे। और अक्सर किसान के बेटे छोटे छोटे गाँव से ही मैक्सिमम सेना में काम करने के लिए लड़के प्रेरित होते हैं। ये हमारी शुरुआत थी, वहाँ से शुरुआत हुई। yes, फिर आप ज्वाइनिंग कब हुए इंडियन आर्मी में? मैं 1986 में ज्वाइन हुआ। मैं 84 में जब 11th क्लास में पढ़ता था, तो मेरा गांव और मेरा कॉलेज का डिस्टेंस था 20 किलोमीटर। जब मैं आई वॉज एनसीसी कैडेट दैट टाइम 1984। तो हमारे टाइम में कॉटन का ड्रेस था। उस टाइम मेरे गाँव में लाइट नहीं थी, तो मैं कॉटन का ड्रेस जो है वो साबूदाना पका के, उसका वो थोड़ा सा वो बना के, खल बना के, शर्ट पैंट भिगा के, वो हम लोग धूप में कड़क हो जाता था। जब मेरे पास एक ऑप्शन नहीं था कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक लाइट तो थी नहीं, हमने क्या किया, बड़ा एक लोटा पित्तल का, उसमें पूरा अंगार डालते थे कोयले का, और उससे मैं काफ़ी 1-2 घंटे लगा रहता था उसको प्रेस करने में। जब कहीं ड्रेस प्रेस हो जाता था, वहाँ से मैं बस से बैठता था, गांव से 2 किलोमीटर पैदल जाके जहाँ से बस मिलती थी, वहाँ से मैं बैठा तो मेरी तरफ वो मेरे कैप और हैकल देख के लोग मेरे को देखते थे, अरे ये कौन है, कैसे। क्योंकि उस टाइम में गांव देहात में एनसीसी कोई इतना बड़ा मालूम नहीं था। कि मुझे तो पता था, मुझे तो 4th क्लास से लगाव था कि हम लोग जाके देश के लिए कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ। जब एनसीसी में मैंने 11th में जाते पार्टिसिपेंट हो गया था, तो मैं वहाँ पे बेस्ट कैडेट था। उसी की वजह से एनसीसी में जाने के बाद जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे, तो मुझे आज भी याद आता है, एक सूबेदार गुरुंग थे हमारे शिक्षक जो आर्मी के थे। सैटरडे संडे हम क्लास करते थे, जब हमको क्रॉलिंग कराया जाता था तो ये पूरा खून हो जाता था हमारे जो कोनी। हम लोग फिर उसको जैसे थोड़ा सा सूख जाता था, फिर सैटरडे संडे आता था। तो कहने का मतलब कि हम जब तक एनसीसी में रहे तब तक हमारी कोनिया कभी रिपेयर नहीं हुई। ओके, ऐसी जख्म हमेशा रहती थी। फिर अच्छा सर, उसके बाद में मैंने पता किया कि कारगिल की लड़ाई में भी आपका हिस्सा रहा।
जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की, आपने बताया कि 4 महीने तक कंटिन्यू डिग्री -50 में आप वहाँ पर रहे, तो कैसा वहाँ का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मैं 1992 में बर्फीले क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में ही -48-50 डिग्री में कार्यरत था। जब मेरा नंबर आ गया जहाँ पहाड़ी पे चढ़ के मेरे को ड्यूटी करने के लिए, मैं तो आर्मी मेडिकल कोर से बिलोंग करता हूँ, तो उस टाइम हमें एक फॉरेन किट मिलता था। तो एक बार एक किट लेके आप चढ़ गए तो आपको जब तक आपको वापस नहीं आते हैं तब तक, मैं तो आई थिंक मैं 4 महीने में एक बार भी नहाया नहीं हूँ। एक बार मैंने कुछ कोशिश की थी, मैंने तो एक बार कोशिश की, बाकी किसी ने नहीं नहाया था वहाँ 4 महीने तक? हाँ, एक ही किट पहन के चढ़ा था मैं। ओके। और उसी किट से वापस आ गया। तो 4 महीने तक आप वहीं पर रहे? वहीं पे रहा, पूरा बर्फ में ही रहते थे। मुझे वाकया सुना रहे थे कि कोई जवान उसमें फंस गया था बर्फ के अंदर, वो क्या है वो हमारे एक जवान थे, वो कुछ डाक पार्टी में मुंह होते, थोड़े बहुत मूवमेंट होता है, उस टाइम वो नीचे चले गए और गले तक बर्फ में फंस गए। तो वहाँ ऊपर मैं पोस्ट में था, तो वहाँ से हमको कम्युनिकेशन हो गया कि ऐसे ऐसी डाक पार्टी में एक अपने कोई अधिकारी साहब है और वहाँ ऐसा ऐसा फंस गए। मैं वहाँ से 2 लोगों को लेके, मेडिसिन लेके, ऑक्सीजन सिलेंडर, पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पे लेके, मास्क वगैरह लेके उनको नीचे चले गए हम लोग। वहाँ से लिफ्ट करते हुए हम उन्हें धीरे धीरे ऑक्सीजन वहाँ से लगा के, वहाँ से नीचे से वहाँ से लगा के उनको ऊपर ला के शिफ्ट कर दिया। उनके हार्ट में, उस बर्फ़ में ऐसे हार्ट होते, पूरा बर्फ़ होता है उसमें, वाइट वाला जो हेलमेट का मेटल जैसे हार्ट होते हैं वहाँ। इग्लू हार्ट आपने कभी पढ़ा होगा। उसमें उनको ला के फिर दोनों हाथ में एक साथ आईवी स्टार्ट कर दिया, ऑक्सीजन शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे वो साहब रिकवर हो गए। तो काफ़ी मुसीबत, हम लोग चाह रहे थे कि चेतक हेलीकॉप्टर एयरफोर्स से मंगा दे और उनको नीचे लिफ्ट करें, लेकिन वहाँ पे क्या है अपने दुश्मन देश का जो उनका भी जो ठिकाना है वो काफ़ी करीब है, और वहाँ से कहीं स्प्लिंटर, छोटा मोटा भी हेलीकॉप्टर स्प्लिंटर लग जाएगा, कुछ हो जाएगा तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसका भी डर था हमको बहुत बड़ा। अच्छा, वहाँ हेलीकॉप्टर ऐसे, चेतक हेलीकॉप्टर ऐसे नाली से आता है, जैसे कोई चूहा घूम रहा है या कोई खरगोश भाग रहा है ऐसे, क्योंकि ऊपर तो चढ़ नहीं सकता। वहाँ से फायर 24 आवर्स फायर चलता था उस टाइम। ओके, दैट इज द 1992। ओके सर, अब कारगिल की लड़ाई का कैसा आपका? कारगिल की लड़ाई में मैं पूरा कम्प्लीटली पार्टिसिपेंट था। अच्छा, मैं तो एक मेडिकल ग्राउंड का एक वो था मेरा डिपार्टमेंट, इसलिए हम लोग जो भी घायल लोग होते थे, इंजर होते थे, उनको फटाफट ट्रीटमेंट देके गाड़ी में लिफ्ट करके, एयर लिफ्ट करके जो नियर बाय हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में हम लोग तत्काल शिफ्ट कर देते थे उनको। लेकिन हमारे जवानों ने कारगिल की लड़ाई बहुत जोश के साथ लड़ी, और ऐसे लताड़ा हमारे जो अपोजिट देश था, तो पूरा भारत देश उनको मरते दम तक याद रखना चाहिए। आज 21-22 साल हो गए, कारगिल में शहीद है, उनके कोई माता है, कोई पिता है, कोई पत्नी है, या कुछ लोग हैं जो इंजूर लोग हैं, उनको हम लोग शायद, मुझे लग रहा है, याद रखना चाहिए। जितना हम लोग करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है, ऐसे लगता है मुझे। आपको लगता है ऐसा कि जो कुर्बानी देश के लिए जो जवानों ने दी है, इंडियन आर्मी ने, आज उसको याद नहीं रखा जा रहा है? जवानी जो कुर्बानी है उसको याद नहीं रखा जा रहा है, आपको लगता है ऐसा महसूस होता है? ऐसा थोड़ा सा महसूस होता है कुछ दिनों से। जैसे हम राजकीय बात नहीं करेंगे कि कोई भी सरकार हो, हम लोग तो आर्मी वाले या मिलिट्री सरकार से या राजकारण पॉलिटिक्स से दूर रहते, फिर भी अभी कुछ दिनों से हैं, तो जो सैनिक है उनकी थोड़ी सी मान सम्मान वो थोड़ा सा बढ़ा है, पहले काफ़ी नहीं के बराबर, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा सर, आप मुझे बताइए, जैसा कि कारगिल की लड़ाई की हम बात कर रहे हैं, देखा ही जाता है सर कहीं ना कहीं, दीपचंद सिंह है नासिक के, उनका भी बड़ा रोल रहा, मैंने पता किया आपसे जब। उसके अलावा दीगर जो इंडियन आर्मी की जो फोर्सेस होती है, तो जब दुश्मन सामने नजर आता है उस वक्त क्या मन में लगता होगा कि उस वक्त हमारा ऐसा जुनून और जोश होता है, हमें कोई कुछ याद नहीं आता है, हमको तो खाली जीतना है, देश के लिए लड़ना है, जान तो हमारी मुट्ठी में होती है। हम लोग लड़ने के लिए जब निकलते हैं, जुनून इतना बड़ा होता है कि आपकी जान वो दिखाई नहीं देती, ना कोई परिवार दिखाई देता। मैं जब कारगिल की लड़ाई में गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी कई मिसेज से बात होती थी, फैमिली से, तो फैमिली बोलती थी आप लोग अपना काम करो, हम लोग बच्चों को संभालने के लिए एकदम मजबूत है। मुझे आज भी याद आता है, मेरे फैमिली ने ये शब्द मुझे याद आते हैं, क्योंकि हमारे जो फैमिलियाँ हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। वो बोल रही कि मुझे आप अपना काम करिए, इसका मतलब कि आप देश के लड़ाई में हैं, आप वहाँ लड़िए, यहाँ बच्चों का ध्यान मत करिए, हम सब देख लेंगे। तो
मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि उसमें लड़ाई में जो सैनिक लड़ता है तो परिवार का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कहीं ना कहीं। और परिवार की एक भूमिका होती है, ऐसे मुझे फील हो गया। आपको ऐसा फील होता है? अच्छा सर, आप देखा मैंने आपकी फैमिली से मुझे पता चला कि और भी लोग इंडियन आर्मी में हैं। कितने लोग और भी इंडियन आर्मी? मेरे एक कजन ब्रदर है, वो भी ऑफिसर। उसके बाद मेरे भाई का बेटा भी है, मेरे एक कजन ब्रदर भी है और एक कजन ब्रदर है। तो 4-5 लोग हम लोग आर्मी में थे। कुछ कार्यरत है, कुछ हम लोग रिटायरमेंट हो गए। कितने साल आपने सर्विस दी है इंडियन आर्मी में? मैंने इंडियन आर्मी में 20 साल सर्विस किया। 20 साल सर्विस की। अभी कौन से जगह कमेटी में? मैं महानगर पालिका एडवाइजरी कमेटी जू में हूँ। ECHS एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, यहाँ जो रिटायर लोगों का हॉस्पिटल अलग कर दिया और सर्विंग वाले कार कर दिया, उसमें हूँ। और कबड्डी एसोसिएशन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की, उसमें भी मैं कार्यरत हूँ। ये मेरे पास दायित्व है और मैं अच्छी तरह निभाने की कोशिश करता हूँ एज ए इंडियन आर्मी सोल्जर। सर एक सवाल मेरे दिमाग में अक्सर होता है, जैसे कि आज का जो माहौल चल रहा है उसको चलते आप एक इंडियन आर्मी से बड़ा ताल्लुक़ रखते हैं। एक सवाल मेरे मन में ये होता है कि देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, आज जो माहौल जिस तरीके का चल रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम चल रहा है, देश के लिए जो फोल्जर जो काम करते हैं, जो इंडियन आर्मी काम करती है, जनता को क्या संदेश देंगे आप? उसमें कौन, हर समाज के लोग जिस तरीके से होते हैं, कारगिल की लड़ाई में भी हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, हर एक लोग होंगे। देश की आज़ादी को लेकर अब बात जब होती है सर, आप क्या संदेश देंगे जो आज माहौल जिस तरीके का चल रहा है कि इंडियन आर्मी के अंदर भी सारी चीज़ें मौजूद है? आज आर्मी में कोई जाति पाति नहीं होती है। हम लोग, मेरे साथ भी मुस्लिम भाई थे, मेरे साथ लड़ने के लिए कारगिल की लड़ाई में भी थे। बहुत अच्छा रोल था उनका भी, और उन्होंने ये नहीं देखा कि वो देश के लिए काम करते हैं। वही मैं सभी तमाम जनता और भारत देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, हम लोग सब भाई भाई है। आपस में मिलके, आपस में एक दूसरे को प्यार बांट के, एक दूसरे के साथ में रह के एकदम हंसी खुशी अच्छा सा रहना चाहिए। हमारा भारत देश बहुत अच्छा है, और भारत देश में जो कोई कुछ गिने चुने लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम को कोशिश करते हैं कि आपस में बांटते हैं, लड़ाते हैं। हम लोग तो जितने रिटायर सैनिक हैं, हम लोग चाहते हैं कि मेरे काफ़ी सारे मुस्लिम भाई दोस्त हैं, मैं उनके घर में जाता हूँ, आता हूँ, उनके हर दावत में जाता हूँ, वो मेरे हर दावत में आते हैं। हम परिवार का हिस्सा समझते हैं उनको, तो सब लोगों ने ऐसा समझना चाहिए। इस तरीके भारतवासियों को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, उन्होंने ये सब समझना चाहिए कि सब हम लोग आपस में भाई भाई है। इस तरीके की बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है। सर कुछ ऐसा आपके दिमाग में कोई ऐसा वाकया है जो कारगिल की लड़ाई हो या उसके अलावा जो लड़ाई में हुआ हो, जो आपको लगता है कि जनता तक वो मैसेज पहुंचना चाहिए कि किस तरीके की लड़ाई जवान वहाँ पर लड़ते हैं? देखिए, मैं जब बर्फीले क्षेत्र में कहीं काम कर रहा था इन्फेंट्री के साथ, मेरा रोल था कि उनको कहीं ट्रीटमेंट देना, उनको जो भी तकलीफ होती है हॉस्पिटल की सुविधा पहुँचाना, ये मेरा रोल था। उसके साथ मैं खुद, मेरे पास डॉक्टर बैग भी थी और बंदूक भी थी, दोनों चीज़ें हम करते थे। एक जगह पे एक सैनिक घायल हो गया, उसको हम लोग जब लिफ्टिंग करके नीचे ला रहे थे, तो दिन में तो दिन भर फायरिंग चलता है, रात में लेट नाइट जब चांद है तो उसमें फायरिंग चलती है। जब अंधेरी रात है उस टाइम हम लोग उसको लिफ्ट करके नीचे लाते हैं। आप सोचिए, नागमोड़ी रास्ता, जलेबी मोड़ का जैसा रास्ता, जिसमें से एक ही आदमी गुजर सकता, एक ही उतर सकता, एक ही चढ़ सकता है। इस रास्ते से मेरे साथ मैं 2-3 लोग उनके सपोर्टिंग इन्फेंट्री के लेके मैं खुद पाड़ीवाड़ी, उन्होंने अपने कंधे पे जो इंजूर सैनिक है जिसके पैर में फ्रैक्चर हो चुका है, चल नहीं सकता है, उसको हम लोग लिटरली कंधे पे लिफ्टिंग करके नीचे उतारा है। जैसे मैं लिफ्ट कर दिया 200-500 मीटर, वो मैं थक गया, फिर दूसरों को लिफ्ट करा देते थे, फिर तीसरों को लिफ्ट करा देते। ऐसी मुसीबतों देश के लिए हमने काम किया है, और हमने देश के लिए काम किया तो उसका मुबदला भी देश ने दिया है हमको। आज हमको इतना बड़ा पेंशन मिलता है। हम तो देशवासियों से गुजारिश करते हैं कि देखिए, सोल्जर वहाँ क्या करता है, उसकी आप कदर करिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी मज़हब का हो, देश के लिए काम करता है वो। आप लोग यहाँ जाति पाति में क्यों बटे जा रहे हो? सही है, ये गुजारिश है सबसे, सही है, ऐसे मत बटिए। अच्छा सर, अपने औरंगाबाद शहर में कितने जवान हैं जो शहीद हुए हैं देश के लिए? औरंगाबाद शहर में लगभग 21 जवान शहीद है। अपने औरंगाबाद शहर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट के 21। ओके। उसमें से कोई सेना मेडल है, कोई शौर्य चक्र है, बहुत सारे अवार्डेड देश ने उनको दिया है। सेना मेडल बहुत बड़ा अवार्ड है, शौर्य चक्र बहुत बड़ा अवार्ड है। लोगों को पता ही नहीं है, लोग जो है उनको जानते नहीं है, उनसे पूछते नहीं। मैं जब भी मौका मिलता है मुझे, तो मैं उनके घर में जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, उनके पास चर्चा करता हूँ 5-10 मिनट बैठ के। तो ये सब पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट के जनता को मालूम होना चाहिए, हमारे यहाँ इतने शहीद है,
उनके माता है, पिता है, उनकी परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनसे मिलना चाहिए जाके, और उनको 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 फील होना चाहिए कि नहीं, हमारे पीछे भी ये सब है, ऐसा उनको लगेगा। ऐसा 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 महसूस होता है सर आपको कि भाई जो लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी है आज उनको याद नहीं किया जा रहा है? हाँ, कुछ हद तक है, कुछ हद तक ऐसा महसूस होता है हमको कि हमारा एक जवान शहीद हो गया देश के लिए उसने जान न्यौछावर कर दी, और उनके परिवार को कोई जाके बात नहीं करता है। उनकी समस्या छोटी मोटी कुछ है। मैं बहुत सारे रिटायर लोगों के लिए, वीर माता, वीर पिता, वीर पत्नियों के लिए ज़मीन का मामला हो, और कोई उनकी दिक्कतें हैं, कोई पेंशन की दिक्कत है, उनके बच्चों का कोई डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाता है, जैसे पवार मैडम है, उनके बच्चों का था, मैंने खुद जाके चिट्ठी लिखा, बात किया। मैं तो मेडिकल कोर्स से थोड़ा, मेरे माता पिता ने पढ़ा लिखाया था, मुझे इंग्लिश ड्राफ्टिंग वगैरह आता है, तो मैं इनको पूरी मैं जब से आया हूँ तब से मदद करता। सर एक ऐसा सवाल है मेरा, शायद आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ा दिल आपका दुखे, आपके साथ भी कोई ऐसा जवान होगा जो आपके साथ बैठा होगा, आपके साथ खाना खाया होगा, और पता चला कि किसी लड़ाई में या कुछ अरसे के बाद में अचानक वो शहीद हो गया, तो आपको कैसा फील होता होगा सर? मेरे साथ, मैं जब किसी पोस्ट में हम लोग जा रहे थे, तो जालना के एक कदम थे और मैं भी था, हमारा दोनों का इंटरव्यू साथ में हो गया। कदम को एक जगह भेजा, मुझे एक जगह भेजा, जहाँ पे -48-50 डिग्री टेम्परेचर है। तो मैं पोस्ट में था, तो मुझे वहाँ से ऐसा पता चला कि कदम जो है बर्फ़ के अंदर, जो रात में रस्सी लगा के चलते हैं लोग, तो उसमें कहीं आधा किलोमीटर बर्फ़ के खाई में गिर गए, और उनका वो देश के लिए शहीद हो गए। जब मुझे पता चला तो मेरे को बहुत दुख हो गया। मैं बोला, मेरे साथ ही रहता था, हम लोग एक साथ खाना खाते थे, एक साथ ही हमारा इंटरव्यू हो गया, एक साथ हम लोग अलग अलग ड्यूटी पोस्ट में चले गए। तो इतने सालों के बाद अभी कुछ दिन पहले उनके माता पिता यहाँ मुझे मिले। उनका एक कुछ छोटा सा क्वारी था, जो रिकॉर्ड ऑफिस AMC लखनऊ, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, रिकॉर्ड से उसी, तो मैंने उनको अभी मदद किया। तो उनको कुछ हिस्सा उनके मिसेज को और कुछ इनके पिताजी को, तो उसको लगभग नियर अबाउट 28, 27, 30 साल कुछ हो गए सर। एक तो दुख की बात है, उसके माता पिता को इतना साल लगा उनको कुछ आपसे मदद मिलने के लिए। मुझे तो अभी मिले, मैंने जो होता है वो रिकॉर्ड से साहब से बात करके उनकी मदद करा। सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, दुश्मन जब रात की वजह से, आपने कहा कि जब उजाला होता है उस वक्त तो फायरिंग चलती है, अब जब रात का टाइम हो जाता होगा तो आपको कैसे महसूस होता होगा कि दुश्मन हम पर फायरिंग करेगा या दुश्मन हम पर नज़र रख रहा है, तो हम कैसे उनको, आप कैसा मतलब आप टैब लगाकर उन पर फायर करते होंगे, क्या मुसीबत जाती होगी सर उस वक्त? देखिए, पोस्ट में जो है हमारे पास जो भी हथियार होते हैं, जो भी बाइनोकुलर्स होते हैं, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम लोग वॉच करते रहते हैं। इन्फेंट्री का इतना खतरनाक रोल है, इतनी बड़ी मेहनत, वो पलक झपकते नहीं है वो लोग। आप सोचिए, ऐसी ड्यूटी करनी पड़ती है, एक पलक भी नहीं झपकती। और वही सैनिक रिटायर होने के बाद कहीं कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस किधर कहीं जाता है, तो उनको थोड़ा सा इधर उधर उसकी हेल्प जो होनी चाहिए ऐसी नहीं हो पाती। तो जब आंखों में आंसू आता है कि उसने अपनी पलक भी झपने नहीं दिए देश के लिए, पलक भी बंद नहीं की कभी, ऐसा ताकते रहा, ड्यूटी करते रहा, और यहाँ आके उसको थोड़ा सा कभी मुझे तो दर्द होता है। तो कैसा आप फेस करते होंगे जब दुश्मन, आपको लगता होगा कि दुश्मन हम पर वार करने वाला है, तो कैसा फेस करते होंगे सर आप लोग? हम लोग दुश्मन का फायर चालू है, उसमें हम लोग ऐसा टूट के पड़ जाते जिसमें हमारे कोई जान बीन हमको कोई दिखती नहीं है, ऐसे टूट के पड़ जाते हैं हम लोग, टूट के पड़ जाते हैं। सर अभी अगर आपको मौका मिल गया तो? मुझे अभी मौका मिला तो मेरे पास मेरी बंदूक है, पिस्टल है, मैं आज भी एक देश के लिए चले जाएंगे। मेरी एक बेडिंग बांध के रखी हुई है, मैं तो उठाऊंगा, चल पड़ूंगा, जो भी देश मेरे को आदेश करेगा। आप जाने के बाद अभी आदेश आ गया तो मैं मेरी बिल्डिंग बांध के रखी, मैं चल पड़ूंगा। अब चले जाएंगे देश, चले जाएंगे कहीं पर, जहाँ भी जो भी ड्यूटी देगा वो करेंगे, हम करेंगे, तैयार है, एकदम तैयार है। थैंक यू सो मच सर, आपने एशिया एक्सप्रेस टीवी से बात की। ये थे हमारे अशोक हंगे सर, जिन्होंने पूरा कारगिल की लड़ाई हो या उसके अलावा जो जो दिक्कतें आती हैं, आज इनसे बात करके एक चीज़ पता चली कि जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी है, वो किसी भी समाज के हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी समाज के हो। सर ने जिस तरीके से एक इमोशनल होकर जो बात कही है, मुझे ज़्यादा जैसे आप लोगों को भी देखकर बड़ा अफसोस होगा, ताज्जुब होगा कि जो लोग देश के लिए खड़े होकर अपनी पलक नहीं तक झपकते, दुश्मन का देखते रहते कि दुश्मन कहीं हम पर वार ना करे, ऐसे लोगों को आज के दौर में जब वो किसी काम के लिए कलेक्टर ऑफिस हो या कहीं और आते हैं या कहीं दिग्गज जगह जब आते हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों को लाइन लगाना पड़ता है, या उन लोगों को आप आज आइए कल आइए, जैसे सर ने बड़ा इमोशनल होकर कहा कि जब उनके आंसू होते हैं तो फिर वो भी सोचते होंगे कि यार हम देश के लिए वहां पर खड़े हुए, सरहदों पर हमने हमारे जवानों को देखा, हमारी खुद की जानों को देखा नहीं, वहां पर हिंदुस्तान के जो आज इतने लोग यहां पर बस रहे हैं उनको बचाने के लिए और उनकी हिफाजत के लिए हमने वहां पर सरहदों पर वो किया। आज हमारी
कुर्बानियों को याद नहीं किया जा रहा है। तो हमारी एशिया एक्सप्रेस टीम की ये अपील है, सरकार हो या प्रशासन हो, उनसे ये अपील है कि जो लोगों ने अपने जवानी हो या अपनी सारी जिंदगी देश के लिए लगाई, ऐसे लोगों को जो है आप देखें, इनके तरफ ध्यान दें। और जैसे सर ने कहा, आज एक बड़ा इनसे नॉलेज मिला कि हमारे औरंगाबाद शहर जिले के अंदर 21 से 22 शहीद की फैमिली बसती है। उन लोगों को भी याद किया जाए जो लोग देश के लिए लड़कर अपने आप को जिन्होंने खत्म किया, शहीद किया, ऐसी फैमिली को मिलना चाहिए। अशोक हंगे सर से मिलकर बड़ा हमको ये चीज़ों का नॉलेज हुआ। हम फिर अशोक हंगे सर के जरिए से किसी ना किसी ऑफिसर्स हो या फिर जो शहीद इंडियन आर्मी की फैमिली, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए हमारा एशिया एक्सप्रेस टीवी। कैमरामैन जावेद के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी।